New topic is electron gain enthalpy. This is थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी. फर्स्ट हमने डिस्कस की थी एटॉमिक साइज, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इट इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो इसको इस तरह से लिखते हैं डेल्टा ई जी एच. डेल्टा एच हम लिखते हैं फॉर एंथैल्पी, ई जी फॉर इलेक्ट्रॉन गेन. तो ये है इसका प्रेजेंटेशन डेल्टा ई जी एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब देखिए आपने आयोनाइजेशन पढ़ा. आयोनाइजेशन क्या था? आयोनाइजेशन था एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मीन्स energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom. means जब आप एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उस इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. है देखिए आपने छोटी मतलब 8th-7th पढ़ते आ रहे हैं कि दो तरह के हमारे पास एलिमेंट होते हैं. ठीक है, मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. ठीक, अब मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालना है तो उसके लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, यानी कि उसमें देनी पड़ती है. लेकिन नॉन मेटल जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इसमें आप जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इससे एनर्जी रिलीज़ होगी. अब क्योंकि यहाँ एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो माइनस में होती है. ठीक, जैसे आपने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ा है. जब भी आप किसी को एनर्जी देते हैं, सिस्टम में एनर्जी जाती है तो वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है. उसे कहते हैं हम एंडोथर्मिक. और जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक. यहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा है? आप एनर्जी मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं उस एडिशन की वजह से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेल्टा एच की वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं. ये क्या है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसा मैंने कहा माइनस में होगी. जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना उसमें उतना ज़्यादा इजी होगा. जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट ए है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -2 और दूसरा एलिमेंट बी है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -5. तो अब इसलिए -5 वाले में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ईजिली हम ऐड कर सकते हैं या ज़्यादा अट्रैक्शन होगी बी में इलेक्ट्रॉन के लिए एज़ कम्पेयर टू ए. तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जज कर सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा माइनस में उतनी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगी. क्लियर हुई बात बच्चों? अब जैसे हम देखिए यहाँ पे लिया है कि हमारे पास एलिमेंट है X. ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये कन्वर्ट हो गया अनायन में और इससे जो एनर्जी रिलीज़ हुई उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा ई जी एच लिखते हैं. ठीक है बेटा? ठीक है, जैसे एग्जांपल आप रख सकते हैं क्लोरीन है. क्लोरीन में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, Cl नेगेटिव आयन बन गया, एनर्जी रिलीज़ होगी. आपने ब्रोमीन लिया, ब्रोमीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, Br नेगेटिव बन गया, एनर्जी रिलीज़ होगी. तो इस तरह के केसेस में आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को स्टडी करते हैं. राइट, जैसा हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमने ये डिस्कस किया था बच्चों, एक टर्म की थी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी. सक्सेसिव का मतलब होता है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके बाद दूसरा निकालने गए. वैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी होगा. जैसे क्या होता है, कुछ एलिमेंट हैं जो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, बट कुछ हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, कुछ हैं जो 3 इलेक्ट्रॉन भी गेन करते हैं.
जैसे क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन जो है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, फर्दर गेन नहीं करेगा। ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5 हैं, ये 3 गेन करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन, जैसे ऑक्सीजन की मैंने बात की कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये 1 बाय 1 गेन करते हैं। पहले 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ठीक है, और इस चीज़ को हम कहते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहाँ पर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक ट्विस्ट है, वो क्या है देखिए बच्चों। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेके हम डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास है, ये है न्यूट्रल एटम O। इसके पास आपको पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये कन्वर्ट हो गया O नेगेटिव में, ठीक है। ऑक्सीजन था, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कन्वर्ट हो गया O नेगेटिव में। और इस O नेगेटिव में कन्वर्ट होने में ऑब्वियसली मैंने अभी आपसे कहा था, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुई वो कितनी हुई, -141 किलो जूल पर मोल। वैल्यू आपको याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ याद रखना है कि जैसे आपने पहला इलेक्ट्रॉन लिया, ऐड किया, एनर्जी रिलीज हुई, और एनर्जी रिलीज हो रही, इसलिए डेल्टा Eg क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास O नेगेटिव है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर इसमें आपने ऐड करना है, ये बन जाएगा O2 नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर जो एनर्जी आपको मिली डेल्टा EgH वो आई +780 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ देखिए, पहले केस में एनर्जी रिलीज हुई थी, बट सेकंड जब आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी आपको देनी पड़ गई, मतलब सप्लाई करनी पड़ी, ठीक है बेटे, इसलिए यहाँ पर प्लस में है। तो पहले की माइनस में थी, दूसरे की प्लस में आ गई, सेकंड। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो माइनस में, प्लस में हो जाती है। उसका रीज़न क्या है, अब उसका रीज़न क्या है देखिए, उसका रीज़न ये है कि जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया था तो आपके पास एलिमेंट था न्यूट्रल, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन थी, बट आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज आयन। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आयन ये है और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये माइनस माइनस रिपल्शन होगी जब इस इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करेंगे। ऑक्सीजन पे भी माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता ही नेगेटिव है, जब इलेक्ट्रॉन आप ऐड कराने के लेके जाएंगे तो दोनों सेम चार्ज होने की वजह से आपस में रिपल्शन फील करेंगे। आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो आपको उस रिपल्सिव फोर्स को, मतलब आपको अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी, और उस वजह से आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ जाएगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। याद रहेगी चीज़, बहुत सिंपल सा केस याद रखिएगा कि अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाते हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाते हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, फॉर द थर्ड, फर्स्ट के लिए नेगेटिव होगी, सेकेंड थर्ड के लिए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ही आप सल्फ़र को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑक्सीजन जो सल्फ़र आता है वहाँ भी सेम केस आएगा। आप नाइट्रोजन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसे कहते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। देन उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब किस केस में ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी। ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन टुवर्ड एलिमेंट ज़्यादा होगी। किस केस में वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं वो डिस्कस करने हैं। एंड फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज। फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एटॉमिक साइज। अब ध्यान से यहाँ मेरी बात देखिए, हम साइज की जब बात करते हैं तो अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप, दो केस लेके चलेंगे। अब पहले हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप की। आपको पता है आपका अल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आता है, ठीक है। आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। लिथियम सबसे स्मॉल, सीजियम सबसे लार्जर साइज में, ठीक है बेटे। देखिए अगर साइज स्मॉल होगा तो जो आउटर शेल है, ठीक है, न्यूक्लियस है, इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। साइज बढ़ जाएगा तो उस केस में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस आउटर मोस्ट शेल
का न्यूक्लियस से ज़्यादा होगा, मीन्स अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो इसलिए अब जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपकी वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाती है। यहाँ देखो -60 था, यहाँ -46 है, लेस नेगेटिव होता जाएगा जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। यानी कि अगर साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम होती है। ठीक है, मतलब लिथियम ज़्यादा ईजिली, हालांकि इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको पता है मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, लिथियम का साइज स्मॉल है इसलिए वो ज़्यादा ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, बट सीजियम का इलेक्ट्रॉन साइज लार्जर है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफ़िकल्ट होगा। तो पहला ट्रेंड आपने क्या याद रखना है, किसी भी ग्रुप में, ये इसी की बात नहीं है, आप फर्स्ट लें, सेकेंड लें, थर्ड लें, 13 लें, 17 लें, सभी केस में आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड है वो क्या होगा, नेगेटिव से लेस नेगेटिव में जाएगा। अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अट्रैक्शन कम होती जाएगी। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफ़िकल्ट होता जाएगा। क्लियर, ये एक ट्रेंड है। अब आप अलोंग द पीरियड अगर मूव करेंगे तो क्या होगा, देखिए अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो यहाँ पर कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है। उसका रीज़न क्या है, जैसे आप लिथियम टू बेरिलियम गए, बेरिलियम में आपको पता है लिथियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, 1s2 2s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बेरिलियम में 1s2 2s2 आएगी, बोरॉन में 1s2 2s2 2p1 आएगा। अब यहाँ पर लिथियम जो है उसकी -60 थी, बेरिलियम की +66 हो गई। क्या रीज़न था, क्योंकि इसकी जो 2s2 मतलब जो आउटर शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। इसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हाइयर एनर्जी लेवल पे जाना होगा, 2p में इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए इसलिए यहाँ पर आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ जाती है और प्लस में हो जाती है। फिर बोरॉन में पहुँचे, बोरॉन में आपका p यूज़ हो रहा है, p शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें आपको नेगेटिव अगेन आ जाएगी। ऐसे ही आप अगर अलोंग द पीरियड मूव करें तो ये देखेंगे कि जैसे हम लिथियम से मूव करते हैं, लिथियम की -60, बेरिलियम +66, बोरॉन -83, कार्बन फिर -122, नाइट्रोजन की फिर प्लस में 31 आ गई। नाइट्रोजन की क्यों 31 आ गई प्लस में, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है, p में 3 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड होता है। उसके बाद ऑक्सीजन फिर माइनस में, फ्लोरीन माइनस, नियॉन अगेन प्लस आ जाएगा क्योंकि नियॉन में फिर p में कंप्लीट फील्ड होता है। तो अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड है उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब दो जगह पॉजिटिव आपने देख लिए, एक अगर आप सेकेंड थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाते हैं तो पॉजिटिव, दूसरा इफ़ एन एलिमेंट हैज आइदर हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो जनरल ट्रेंड नहीं आएगा, लेकिन हाँ ठीक है ऑन द होल देखा जाए बच्चों, ठीक है अलोंग द पीरियड वैसे मोर नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है। देखिए लिथियम की -60 थी, फ्लोरीन की -328 हो गई, मतलब अलोंग द पीरियड मोर नेगेटिव होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बढ़ रही है, मतलब फ्लोरीन जो है इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी टुवर्ड इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी फॉर द इलेक्ट्रॉन, बट लिथियम में कम होगी। क्यों, क्योंकि व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल साइज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज। इस वजह से इस तरह का ट्रेंड ये शो करेंगे। फ्लोरीन की जो है -328 है जबकि लिथियम की -60 है, बट बीच बीच में आपको जहाँ पर हाफ फील्ड या फुल फील्ड मिल जाएगा उस केस में उनकी वैल्यू 0 होती जाएगी। अब आप अगर बात करें इसमें बेटा हैलोजन्स की, ठीक है बेटे, हैलोजन की हम बात करें, हैलोजन में एक एक्सेप्शनल केस है और इस पर क्वेश्चन भी आता है। देखिए अभी हमने क्या बात किया था, जब हम बात कर रहे थे एटॉमिक साइज़ की, मैंने आपसे ये कहा कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव होती जाती है। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एक एलिमेंट होता है बट इसका इतना लिखते नहीं है। फ्लोरीन की माइनस में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, आयोडीन के माइनस में सबसे कम वैल्यू होनी चाहिए, यही हमने ट्रेंड देखा था। बट यहाँ एक एक्सेप्शन है कि जो हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो होती है क्लोरीन।
जबकि होनी किसकी चाहिए थी, फ्लोरीन। हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव किसकी होती है, क्लोरीन। ठीक, जैसे यहाँ देखो फ्लोरीन की -326 है, जबकि क्लोरीन की -349 है, ब्रोमीन के -325 हो गई, फिर आयोडीन के -295। ऐसा क्यों हुआ, इस तरह का डिफरेंस क्यों आया? अच्छा, अगेन बार बार कह रहा हूँ, वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, वैल्यू एज सच नहीं कोई पूछता है। ठीक है बेटे। अच्छा, अब यहाँ पे हम रीज़न की बात कर रहे थे बेटा, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट क्लोरीन की होती है। उसके पीछे रीज़न ये है, स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज होने की वजह से जो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन सारे क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो उनमें आपस में रिपल्शन हो जाती है। उस रिपल्शन क्या होता है, आपस में रिपेल करते हैं, साथ में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसे भी रिपेल करना शुरू कर देंगे। जब आपस में ही रिपल्शन फील करेंगे तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसे भी रिपेल करेंगे, इस वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी वजह से लेस नेगेटिव हो जाती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। यही सेम ट्रेंड आप इसके बाद देखो 16 ग्रुप की हम बात करें, ऑक्सीजन फैमिली, वहाँ पे सेम ट्रेंड होगा। उसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्रिलियम, पोलोनियम आता है। होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा नेगेटिव, बट होती सल्फर की है। बट ये एक्सेप्शन सिर्फ 2 ही ग्रुप में है। एक आपका फ्लोरीन वाले केस में आएगा, मतलब हेलोजन फैमिली में, एक ऑक्सीजन फैमिली में, और कहीं कार्बन वाली फैमिली में ऐसा नहीं होगा। मतलब कार्बन सिलिकन में सिलिकन की ज़्यादा नहीं, कार्बन की ही नेगेटिव में ज़्यादा होगी। बाकी सब जगह सेम ट्रेंड है जो हम ऊपर पढ़ते आए हैं कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो लेस नेगेटिव होती जाती है। ठीक है, बट ये 2 ग्रुप ऐसे हैं जहाँ पर आपका जो सेकंड एलिमेंट है वो ऊपर चला जाता है, मतलब क्लोरीन की हाईएस्ट हो जाएगी, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर की ज़्यादा हो जाएगी। और किसी भी ग्रुप में इस तरह का ट्रेंड आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ ये इसी केस में आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा। किस केस में बेटा, इन केस ऑफ 17 ग्रुप एंड इन केस ऑफ 18 ग्रुप, यहाँ 2 केसेस ये आपको मिलेंगे। ठीक है बेटे, तो ये हो गई बात आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। किसमें हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें एक चीज़ और है, हैलोजेंस जो हैं, हैलोजेंस की नोबल गैसेस जो हैं, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सभी नोबल गैसेस की। उसका रीज़न क्या है कि उनका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, और कम्प्लीटली फिल्ड होने के लिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा, नेक्स्ट शेल में अप्रोच करनी होगी, और नेक्स्ट शेल में जाने का मतलब हुआ कि आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए जितने भी आपके नोबल गैसेस हैं सभी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो आपको मैंने बताए। हैलोजन का बता दिया आपको, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस बता दिया आपको, नोबल गैस की पॉजिटिव होती है, फ्लोरीन और इसका सल्फर का एक्सेप्शन केस बता दिया, वेरिएशन अलॉन्ग द पीरियड डाउन द ग्रुप क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो आपको समझा दी कैसे आपने याद रखनी है। ठीक है बेटा, तो नोबल गैसेस की आप याद रखें तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है बेटा, नोबल गैसेस की पॉजिटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ठीक है, जैसे आपके पास ही है, देखो अब नियॉन है, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, 1s2 2s2 2p6। भाई आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आपको कहाँ मूव करना पड़ेगा, 3s में। 3s न्यू शेल एनर्जी लेवल हो गया। न्यू एनर्जी लेवल पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्लियर हुई बात बच्चों? तो ये ट्रेंड्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है बेटा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है, नियॉन 3s2 3p3, नियॉन 3s2 3p4, नियॉन 3s2 3p5, ये 3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई हैं, और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड गिव रीजन। इसमें से सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी और उसके रीज़न क्या होगा। तो अब देखिए बच्चों,
ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के आप एलिमेंट ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 10, 10 में 5 ऐड कर दो 15, 15 फास्फोरस का एटॉमिक नंबर, 10, 6, 16 सल्फर का, 10 और 17 क्लोरीन का। ऑब्वियसली क्लोरीन जो है बेटा ये हैलोजन है, और हैलोजन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा अगर किसी पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है नेगेटिव में तो वो हैलोजन्स की होती हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल and need only 1 electron to complete their octet. Therefore, they have highest negative electron gain enthalpy among all the groups. अगर हम ग्रुप की खाली बात करें, ठीक है बेटा, सभी ग्रुप में, क्योंकि उसके साथ नोबल गैस है और नोबल गैस की हमने बात की क्या होती है पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली क्लोरीन जो है इसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। क्लियर हुई बात बच्चों? ठीक, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हैलोजन फैमिली सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में। जैसे आप सेकेंड पीरियड की बात करें तो फ्लोरीन ज़्यादा होगी, थर्ड की बात करें क्लोरीन ज़्यादा होगी, फोर्थ की बात करें ब्रोमीन की सबसे ज़्यादा होगी। नेगेटिव में इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है? बिकॉज दे रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेव। ठीक है, स्टेबल बनना चाहते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे 8 पूरे हो जाएंगे, नियरेस्ट नोबल गैस अचीव कर लेंगे, स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबल होते ही क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ी, तो स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए हर कोई चाहता है। ठीक है बेटे, तो इस तरह से आप जज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है कि आपको पेयर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पेयर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दूसरा है फ्लोरीन और क्लोरीन, तीसरा है सल्फर और ऑक्सीजन, एंड फोर्थ है आपके पास वो है सल्फर, कार्बन और सिलिकॉन। अब बच्चों इन्हें पूछा गया है कि इन पेयर्स में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी। मतलब आउट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन, आउट ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन, सल्फर ऑक्सीजन, कार्बन सिलिकॉन। अब यह क्वेश्चन क्यों पूछा है? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि एक्सेप्शंस हैं। पहला केस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करें तो इन दोनों में ज़्यादा नेगेटिव ऑक्सीजन की होगी। रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न ये है कि नाइट्रोजन जो है इसके P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि ऑक्सीजन के P में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो नाइट्रोजन क्या हो गया? हाफ फिल्ड। नाइट्रोजन क्या हो गया? स्टेबल। इसलिए क्या होगा? माइनस में, सॉरी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी नाइट्रोजन की। जबकि ऑक्सीजन क्या है? इसके आउटर मोस्ट में P में 6 है, P में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आप ऐड कर सकते हैं, अट्रैक्शन होगी, शो करेगा। तो आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन which one have more negative electron gain enthalpy? Oxygen. Why? Because nitrogen have half filled electronic configuration और इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। सेकेंड केस है फ्लोरीन एंड क्लोरीन। होना क्या चाहिए था? फ्लोरीन का, होता किसकी है? क्लोरीन की। क्या रीज़न बताया था मैंने? बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, एक्सेप्शनल केस, आपको ग्राफ याद होगा, एक टेढ़ा सा हॉकी सा ग्राफ बनाया था हमने। ठीक है, ऐसे ही सल्फर ऑक्सीजन, अगेन सेम ट्रेंड। ठीक है, ये भी मैंने बताया था आपको कि भाई आपके 2 ग्रुप हैं, ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन, जिसमें आपको एक्सेप्शन मिलेगा, सेकंड वाला ज़्यादा नेगेटिव शो करेगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। ठीक, अब यही सेम ट्रेंड आ जाता है कार्बन सल्फर में। भाई कार्बन सल्फर में भी अगर देखा जाए तो कार्बन जो है ये पहला एलिमेंट, सल्फर दूसरा। जैसा भी 2 जगह एक्सेप्शन बताएं, यहाँ भी एक्सेप्शन होना चाहिए था, बट इसमें मैंने क्या कहा था? नहीं होगा। यहाँ पर सिलिकॉन की ही ज़्यादा नेगेटिव होगी एज़ कम्पेयर, सॉरी, कार्बन की ही ज़्यादा नेगेटिव होगी एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन। तो इस तरह से आपको आप जज कर सकते हो क्या होगी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए आपको पता है क्या करना है, आपको अपने माइंड में पीरियोडिक टेबल को क्लियर रखना है। जो पीरियोडिक टेबल हम बात कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आपके माइंड में पीरियोडिक टेबल होगा उतना आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इसी का नहीं, पिछले चैप्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर आप बात कर लें, इसके नेक्स्ट चैप्टर हम केमिकल बॉन्डिंग बात कर लें, या केमिस्ट्री में आपको बड़ा हेल्पफुल होगा अगर आपको पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में बेसिक, मैं ये नहीं कहता हूँ आप सारे याद कर लो, बट जैसे आपको अल्कली मेटल पूरे आने चाहिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल आने चाहिए, हैलोजन फैमिली आनी चाहिए, सेकेंड पीरियड पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली, कार्बन फैमिली, मतलब P ब्लॉक के, और ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है।
अभी इतनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस होगी भाई, आपने खुद ही देखा होगा पहले से 10th क्लास से और अब में आप में बहुत फ़र्क पड़ गया होगा। ठीक है, पहले आपको इतने एलिमेंट नहीं पता होंगे, इतने एटॉमिक नंबर नहीं पता होंगे, इतने अब पता लग गए होंगे और आगे और क्लियर होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिपीट इतना बार होते हैं, इतनी बार रिपीट होंगे कि आपको अपने आप चीज़ों को याद होता जाएगा, आपको लर्न होता जाएगा। बस आपको कंसंट्रेट करना है, हर टॉपिक पर कंसंट्रेट करना है, कैसे उस चीज़ को हम बेस्ट बना सकते हैं। क्लियर हुई बात बच्चों?